हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द सीजीपीएससी कोच में। छत्तीसगढ़ वन सेवा भर्ती परीक्षा एसीएफ रेंजर एग्जामिनेशन 2020 जिसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नियमित रूप से द सीजीपीएससी कोच नामदेव क्लासेस एवं अन्य संस्थानों के शिक्षकों द्वारा आप लोगों को बहुत अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अभी इस क्रम में बढ़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अनाउंसमेंट है मेरे पास आप लोगों के लिए हर स्टूडेंट के लिए। ये अनाउंसमेंट आपको मोटिवेट करने के लिए है, ये आपको मोटिवेट करने के लिए है। अनाउंसमेंट क्या है हमारा, ये समझिएगा। द सीजीपीएससी कोच की तरफ से जो प्लेटफॉर्म आपको एसीएफ के प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड किया गया है, तो आप सभी में से जो भी स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स, जो भी एसीएफ का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 20 सितंबर को पेपर देने वाले हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है। वो ये है कि आप में से जो भी स्टूडेंट ने द सीजीपीएससी कोच के साथ पेपर 1 और पेपर 2 को ज्वाइन किया है, द सीजीपीएससी कोच के साथ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर को जिसने ज्वाइन किया है, आइदर नहीं है कि आइदर पेपर 1 और पेपर 2, इज इट कंपलसरी है कि वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ज्वाइन किया है, उनके लिए ये एक बेहतरीन मोटिवेशनल अनाउंसमेंट है कि इनमें से जिस भी स्टूडेंट का एसीएफ के रिजल्ट में फाइनल सिलेक्शन में टॉप 10 में आएगा, टॉप 10 में आएगा, जैसा कि हमने आपको बताया पेपर 1 का कंप्लीट प्रिपरेशन, पेपर 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन और उसके साथ टेस्ट सीरीज, तो ये सारी चीजें विथ कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट एक्टिविटी और टीचर्स का डायरेक्ट नंबर आपके पास है ताकि आप उनसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकें। तो हम हर तरह से आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं और बेशक कर रहे हैं, और इस सपोर्ट की वजह से जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है उनके बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक हमारे पास है ना भाई। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर में जिस भी स्टूडेंट ने द सीजीपीएससी कोच को ज्वाइन किया है, उनमें से जिस भी स्टूडेंट का टॉप 10 में नंबर आएगा, मेरी तो कोशिश ये है कि टॉप 10 के 10 पूरे के पूरे इसी प्लेटफॉर्म से हो, टॉप 10 के 10 पूरे के पूरे इसी प्लेटफॉर्म से हो, और पूरी तरह से डिसाइड कर चुका हूं और अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी टीम और अपने सारे टीचर्स को लेकर के अपने अभी का हर एक सेकंड सिर्फ इसी पे लग रहा है। हर एक सेकंड, नींद भी अभी नहीं आ रही है, तब तक नहीं आएगी जब तक ये टॉप 10 ना मिल जाए। तो पेपर 1 पेपर 2 में ज्वाइन करने वाले वो सारे स्टूडेंट्स जो टॉप 10 में आते हैं, उनको द सीजीपीएससी कोच की तरफ से लैपटॉप जो है मोटिवेशन के रूप में उपहार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तो द सीजीपीएससी कोच के पेपर 1 और 2 को ज्वाइन करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो यदि टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हैं, तो उनको द सीजीपीएससी कोच की तरफ से लैपटॉप मोटिवेशनल प्राइस के रूप में दिया जाएगा। 10 के 10 हुए तो 10 के 10 को दिया जाएगा, या 10 में से जितने होंगे 2, 5, 7 सभी को ये मोटिवेशनल प्राइस जो है द सीजीपीएससी कोच की तरफ से दिया जाएगा। तो ये एक मोटिवेशनल अनाउंसमेंट है, मोटिवेशनल एक्टिविटी है। हम चाहते हैं कि आप इस दिशा में आगे बढ़े और बहुत अच्छी तैयारी करें, तगड़ी प्रिपरेशन करें। चलिए अब देखिएगा, आज से आप लोग की फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला पोर्शन जो मैंने चूज किया है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि हिंदी में इसको हम प्रोनाउंस करेंगे तो कहेंगे विद्युत। अब ये बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और फिजिक्स तो मैंने पहले भी बताया था, कल्पना का विषय है, इमेजिनेशन है, आर्ट ऑफ नॉलेज है। फिजिक्स में मजा आता है पढ़ने में, क्रिएटिविटी है। तो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो इसके सबसे करीब है इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से जनरेट हुआ है, मैं दूसरे शब्दों में कहूं जैसे आपके सबसे करीब क्या है, तो नॉर्मली लोग बोलेंगे दैट समवन इज स्पेशल। भैया ये गलत है, आपके सबसे करीब आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, इवन इस पूरे स्टडी का जो बेसिक है वो आपका मोबाइल फोन है। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक है, जिसकी वजह से विद्युत उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र बना
जिसकी वजह से विद्युत शब्द क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन है, जिसकी वजह से आपके घरों में रोशनी है, जिसकी वजह से पूरा मैकेनिज्म काम करता है, उसका बेसिक कारण क्या है? तो उसका बेसिक कारण है चार्ज। बेसिक कारण क्या है? चार्ज। मैंने कोई नई बात नहीं बताई, है ना भाई। हम सभी चार्ज रहते हैं और पढ़ने के लिए तो चार्ज होना पड़ेगा, लेकिन ये वो वाला चार्ज नहीं है, पार्टिकल वाला चार्ज है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन फॉर्मेट में होता है। अब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ जाए तो समझ में आएगा कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है, तो नाभिक में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ऑर्बिट सेल आपका सेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की दो कैटेगरी होती है ना भाई। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल में अवेलेबल होता है। तो सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और यहां पर नाभिक में जो प्रोटॉन होता है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही जो है चार्ज के रूप में जाने जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है चार्ज के रूप में जाने जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है विद्युत को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अभी देखते हैं। होता क्या है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरी दो स्टेट हो सकती है, दो अवस्था हो सकती है, मेरी दो स्टेट हो सकती है, दो अवस्थाएं हो सकती है। या तो मैं आपके सामने बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े रहूं, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा कोई भी मूवमेंट आपको ना दिखाई पड़े, या तो मैं टाइम के साथ साथ आपके सामने मूव करूं, तो यहां पे क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैं मूव कर रहा हूं। तो प्रत्येक वस्तु की प्रकृति में ये दो अवस्थाएं होती है। वास्तविकता तो यह है कि पूरे विश्व में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है। लेकिन जब हम विथ रिस्पेक्ट देखते हैं, एक के सापेक्ष दूसरे को देखते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि जैसे मेरे रिस्पेक्ट में भी मैं मोशन कंडीशन में हूं, गतिमान हूं समय के साथ, तो ये जो सेलफोन, ये जो कैमरा जिसमें ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वो स्टैटिक पोजिशन में है, स्थिर है, समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो बिल्कुल होता क्या है, ये जो स्टेट है ऑब्जेक्ट, ये जो चार्ज की स्टेट है, वो दो स्टेट हो जाते हैं चार्ज के, है ना भाई। तो चार्ज का ये जो दो स्टेट है, अब देखिएगा यहां पे मैं आपको एक माइंड मैप की तरफ लेके चल रहा हूं। ये माइंड मैप आपको क्लियर करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और उसको किस तरह से समझना है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिसिटी के सबसे करीब कौन है? चार्ज है। अब इस चार्ज की दो पोजीशन पॉसिबल है, या तो चार्ज रेस्ट में हो सकता है, मतलब कि समय के साथ मूव नहीं करेगा, या तो चार्ज मूविंग में हो सकता है, मतलब कि समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करेगा। अब जब चार्ज रेस्ट में होता है, इस वजह से फिजिक्स का एक पार्ट जनरेट हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का एक पार्ट जनरेट हुआ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब चार्ज मूव करता है तो दूसरा पार्ट जनरेट हुआ, कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक को हिंदी में बोलते हैं स्थिर विद्युत, और इसको बोलते हैं धारा विद्युत। स्थिर विद्युत और धारा विद्युत। तो ये जब चार्ज समय के साथ बहता है तो धारा विद्युत के रूप में कार्य करता है, नहीं बहता है तो स्थिर विद्युत के रूप में कार्य करता है। अब देखिएगा, चार्ज के जो दो पार्ट हुए, रेस्ट और मूविंग के रिस्पेक्ट में, वहां से स्थिर विद्युत, धारा विद्युत तो क्रिएट हो गया। अब इसके अंतर्गत हमको क्या क्या देखना है? तो यहाँ पे स्थिर विद्युत में सबसे पहले पॉइंट चार्जेस के फोर्सेस को डिफाइन करने के लिए आ जाता है क्या? कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे, कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ के माध्यम से, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स को, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कूलम्स लॉ का फोर्स को। तो इस फोर्स को क्रिएट करने की, कैलकुलेट कर पाने की वजह से फिर यहां पे आ जाता है क्या? रेस्ट वाले पार्ट में अगला पार्ट जो है वो क्या है आपका? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइंड मैप की हम बात कर रहे हैं अभी। तो चार्ज का पार्ट है, रेस्ट में हो तो रेस्ट में सबसे पहले देखेंगे कूलम्ब का नियम। इसके पहले हम देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूं, आई होप सो प्रोनाउंसिएशन से आप समझ पाएंगे।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर हम देखेंगे कूलॉम का नियम, फिर विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहीं पर हमको मिलेगा क्या, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल धारा विद्युत का पार्ट नहीं है, वो स्थिर विद्युत का पार्ट है। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम देखेंगे। तो ये सारा कुछ किसमें आता है, जब चार्ज जो है रेस्ट कंडीशन में हो, वो समय के साथ ना बहता हो। ठीक, धारा विद्युत की तरफ मूव करें तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे क्या, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो विद्युत धारा देखेंगे, और विद्युत धारा के ठीक बाद यहां पे हमको चर्चा करना होगा किसके ऊपर, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओम का नियम, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और इस ओम के नियम की वजह से उत्पन्न होगा क्या, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ओम के नियम की वजह से उत्पन्न होगा क्या, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और इसके दो कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में, ठीक है, और दूसरा है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका माइंड मैप है ये कि इतनी सारी चीजों को हमको बेसिक समझना है, जैसा कि एसीएफ के एग्जामिनेशन में होता है। क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले अटैक करते हैं, तो यहाँ पे एक ही थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा। आगे बात समझ में? तो चलिए हम तो अभी जो हमने चार्ज का रेस्ट और मोशन के रिस्पेक्ट में जो दो पार्ट के ऊपर डिस्कस किया, तो एक पार्ट हो जाता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि स्थिर विद्युत, और स्थिर विद्युत पे अब यहाँ पे देखिएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्थिर विद्युत के ऊपर हम बात करें तो इसके पीछे की कहानी आपको हम बताते हैं। तो ये नियर अबाउट 1600 की आसपास की बात है। द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज गिलबर्ट, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज गिलबर्ट, दिस इज नियर अबाउट 1600, ठीक है। तो यहाँ पे गिलबर्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, गिलबर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा ये देखा कि जैसे कि ग्लास रॉड हो या एगोनाइट रॉड हो या इस टाइप की चीजों को किसी सॉफ्ट या हल्की चीजों से जब रब करने से उसमें किसी तरह के एनर्जी का जनरेशन उसको दिखाई दिया। अब ये एग्जांपल बहुत अच्छे से हम सभी को मालूम है, बचपन में हम लोग बहुत करते थे कि तेल लगे हुए बालों में ऐसा पेन को इस तरह से ऐसे कुछ लाया और उसके बाद छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को हम क्लासरूम में बैठ करके ऐसा उठाया करते थे, है ना भाई। ऐसी बदमाशी लगभग हम सभी ने स्कूल में की होगी। तो ये जो है गिलबर्ट का एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बतौर एग्जाम्पल मैं ले लूं दो चीजें, एक हो गया क्या, ग्लास रॉड, ठीक है, और दूसरा हो गया क्या, सिल्क क्लॉथ। तो क्या हुआ, गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम चले तो जब इस दोनों को आपस में रब किया गया, फ्रिक्शन किया गया, दोनों को आपस में रगड़ा गया, तो होता क्या है। अब देखिएगा ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों में बैलेंस्ड कंडीशन में, स्थिर स्थिति में, संतुलित अवस्था में, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमेशा इक्वल होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जैसे 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन जो है और यहां पर जो है 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन है। तो जब इनको रब किया गया तो क्या हुआ, तो इनको रब करने के बाद ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन, टोटल तो नहीं होता, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि लगभग मान लो हम 20 में से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वो इधर ट्रांसफर हो गए। 20 में से 5 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इधर ट्रांसफर हो गए। कहां ट्रांसफर हो गए, सिल्क क्लॉथ की तरफ। तो अब इससे क्या हुआ, यहां पर 20 इलेक्ट्रॉन की जगह अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब यहां पर अब ज्यादा क्या है, तो प्रोटॉन है।
प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। हिंदी में इसको धनावेश बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। और यहां पर क्या हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन हो गए और 15 प्रोटॉन हो गए जो पहले से थे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इसलिए ये क्या हुआ, निगेटिव चार्ज हो गया, मतलब कि ऋणावेशित हो गया। तो यहां पर ये थ्योरी तो हमको मालूम है, थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज एवरीबॉडी नोज दैट। तो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है, तो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन आपको जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया है उसमें देखिएगा फ्रंट पेज में ही लिस्टिंग दी हुई है, क्या पॉजिटिव कौन कौन से और उसका निगेटिव कौन कौन सा। तो आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन याद रखना है। जैसे यहां पे मैं बोलूं तो ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जबकि सिल्क क्लॉथ जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इज जनरेटेड इन ग्लास रॉड एंड नेगेटिव चार्ज जनरेटेड इन सिल्क क्लॉथ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा उसको रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। जैसे फर या वुलन क्लॉथ और एगोनाइट या अंबर या रबर रॉड का कॉम्बिनेशन ले तो वुलन क्लॉथ या फर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि एगोनाइट अंबर या रबर रॉड जो है ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नाम जो है ये हमको याद रखना है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में या इन दोनों को रब करने से कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। वुलन कोट को प्लास्टिक सीट के साथ रब करें तो वुलन कोट में पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लास्टिक सीट में नेगेटिव चार्ज होता है। वुलन कारपेट में पॉजिटिव चार्ज होता है, रबर शूज में नेगेटिव चार्ज होता है। ड्राई हेयर और कम्ब का कॉम्बिनेशन ले तो ड्राई हेयर सूखे बाल और कंघी की बात करें तो सूखे बाल में पॉजिटिव चार्ज होता है और कंघी में जो है नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने आप को संतुलित अवस्था में बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए आसपास के नेचर से कुछ प्रोटॉन खींचने की कोशिश करता है, वहीं से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे कागज के टुकड़े वगैरह जो है पेन में आकर चिपकने लगते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसका था, गिलबर्ट का था। अब देखिएगा बाद में साइंटिस्ट ने जब कंटेंट्स के मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स का स्टडी किया तो वहां से एक थ्योरी आई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटीकरण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, जिसके तहत ये कहा गया कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो हमेशा नेचुरल नंबर के मल्टीप्लायर होगी। नेचुरल नंबर मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। मींस किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो नहीं हो सकती, निगेटिव नहीं हो सकती, है ना भाई। इंटीजर भी नहीं है, निगेटिव इंटीजर नहीं है। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 4। मींस किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन क्या 1/2 नहीं हो सकती, √2 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, 2.2 नहीं हो सकती, 0.2 बार नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता। तो आपको फोकस इस बात पे करना है, क्या नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। और यहीं से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। ये फॉर्मूला यहां से जनरेट हुआ। तो यहां से एक क्वेश्चन जो है बनता है, और यहां पर जो CGPSC का एग्जामिनेशन है उसमें साइंस में दूसरी परीक्षाओं में, ACF में तो नहीं आया है, दूसरे पेपर में इसको पूछा जा चुका है Q इज इक्वल टू NE के रिस्पेक्ट में कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। कूलम जो है चार्ज का यूनिट है। इसको भी साइंटिस्ट जो है, अभी हम नाम डिस्कस करेंगे, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्स, इसी ने कूलम्स लॉ भी दिया जिसके माध्यम से उसने फोर्स को कैलकुलेट किया चार्जेस के बीच। उसको, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखिएगा Q इज इक्वल टू NE का जब कॉन्सेप्ट दिया तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि 1 कूलम आवेश में
इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो यहां पर देखिएगा व्हाट इज गिवन, Q इज इक्वल टू 1 कूलम, n हमको फाइंड आउट करना है, and we know that charge available on an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। यही चार्ज प्रोटॉन में भी होता है, इतना ही होता है, बट इसमें माइनस होता है और उसमें प्लस होता है, ये डिफरेंसेस है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE, तो यहां पर n फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, n इज इक्वल टू Q by E means 1 coulomb is divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। इसको इवेल्युएट करने पे, कैलकुलेट करने पे हमारे पास आ जाता है 6.25 into 10 to the power 18। अब नंबर का तो कोई यूनिट होगा नहीं, है ना भाई, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 6.25 into 10 to the power 18। एक कूलम आवेश में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो कैलकुलेशन आए चाहे ना आए उससे मतलब नहीं है, मतलब इस वैल्यू से है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब इस फॉर्मूले से है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। आवेश के क्वांटी करंट के संबंध में इनमें से क्या सही है, तो अभी जो कुछ भी बातें हमने बताई, जो फॉर्मूला हमने बताया वो सही है। दैट इज देयर इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग थ्योरी। अब इसमें से क्या देगा, आवेश के क्वांटीकरण के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑप्शन ए। ठीक है, किसी निकाय में आवेश की कुल संख्या हमेशा प्राकृतिक संख्या के मल्टीप्लायर होती है, नेचुरल नंबर का मल्टीप्लायर होता है, सही है। कुल टोटल आवेश को, कुल चार्ज को Q इज इक्वल टू NE से कैलकुलेट किया जा सकता है, सही है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 into 10 to the power 18 होगी, सही है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और यहां से ये कोई भी एक स्टेटमेंट जो है गलत हो सकता है, गलत स्टेटमेंट तो कई क्रिएट किए जा सकते हैं, हमने अभी जो आपको बताया वो सही स्टेटमेंट है ना भाई। या फिर अब देखो नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो सकता है इसी में, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण के अकॉर्डिंग किसी सिस्टम में आवेश की जो संख्या है वो √2 हो सकती है, तो अब ये गलत है, देखिए नहीं है पॉसिबल, ये नहीं होगा, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि थ्योरी को हमको इस तरह से देखना है कि उससे रिलेटेड कुछ भी चीज आए तो हम उसको बना पाए। इज इट, आई होप जो जिस क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल आपको दिया है वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो। इज इट, आगे बढ़ते हैं तो अब इसमें देखिएगा कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं, और कूलम्स लॉ में जाने से पहले मैं आपको चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या, सिमिलर चार्ज मतलब कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल इच अदर, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम सभी जानते हैं चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, आवेश जो है एक अदिश राशि है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ये हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, जो अभी हमने आपको बताया। चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब कि इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वी कांट क्रिएट एंड वी कांट डिस्ट्रॉय। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब कि आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है। एंड इन अ सिस्टम टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, मतलब कि किसी निकाय में कुल आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित होता है। These all are properties of charges। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखें क्या, कूलम्स लॉ। तो पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि जो कूलाम का नियम है, जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम आपको देखिएगा, हमने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में नोट्स दिया हुआ है। हिंदी मीडियम में हमने हैंड रिटन बढ़िया नोट्स दिया हुआ है, उसमें सारी थ्योरी है ना भाई। तो नोट्स को निकाल के पढ़ने की आवश्यकता है। इंग्लिश मीडियम में भी बहुत बढ़िया नोट्स दिया हुआ है, बिल्कुल नोट्स को पढ़िए, वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा। कोई दिक्कत हो तो डाउट हमसे पूछ लीजिएगा। डाउट की टाइमिंग हमने बता दिया है, प्रोसेसर बता दिया है। क्या आप हमको जो डाउट वाला नंबर है उसमें व्हाट्सएप करोगे, जो डाउट पूछने वाला हमारा नंबर है उसमें आप व्हाट्सएप करोगे, कॉल नहीं करोगे आप हमको डाउट पूछने के लिए। तो चलिए कूलाम के नियम की हम बात करें तो ये जो है
ये जो है स्थिर विद्युत मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए सत्य है। मतलब कि कूलाम का नियम जो है कहीं से भी किससे संबंधित नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत से संबंधित नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत से संबंधित नहीं है। किसके ऊपर लागू होता है, तो इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन पॉइंट चार्जेस, सिर्फ बिंदु आवेश के ऊपर लागू होता है। इट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, मतलब कि बिंदु आवेश के ऊपर लागू होता है। कौन? कूलाम का नियम। जब आवेश स्थिर अवस्था में हो और बिंदु आवेश हो तो उसके लिए कूलाम का नियम कार्य करता है। धारा विद्युत में कूलाम का नियम नहीं कार्य करता है। क्या कार्य करता है, तो यह उनके मध्य लगने वाले बल का कैलकुलेशन करता है। किसके मध्य? पॉइंट चार्जेस, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले या कार्य करने वाले बल को कैलकुलेट करता है। फोर्स वर्किंग बिटवीन टू और मोर देन 2 पॉइंट चार्जेस which are separated by distance r, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम किसके लिए सत्य है? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और यह क्या करता है, तो उनके मध्य कार्य करने वाले बल को इवैल्यूएट करता है, कैलकुलेट करता है। तो उदाहरण के लिए यहां पर हमने लिया एक ऑब्जेक्ट A और यहां पर हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया B, जहां पर magnitude of electron is magnitude of charge is q1 and over here magnitude of charge is q2। मैंने शब्द का प्रयोग किया मैग्नीट्यूड। तो क्या होता है भौतिकी में, फिजिक्स में, जब भी हम कभी किसी चीज को बताते हैं तो उसको आइडेंटिफाइड बताते हैं। जैसे कि अभी बहुत सामान्य सा प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, तो आप में से जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं बड़ी आसानी से कहेंगे ज्यादा नहीं है सर, मात्र 90 केजी, ज्यादा नहीं है 90 केजी। ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी भी गर्ल्स है क्या बोलेंगे, सर वेट तो बिल्कुल ज्यादा नहीं है, नियर अबाउट 35 केजी। क्या है ना, सही से बताने की आदत नहीं होती, तो 35 केजी। बॉयज क्या बोलेंगे 90 केजी। अब जो थोड़ा जिम में जाते हैं क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है सर आप 1 क्विंटल मतलब कि 100 केजी तक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ रही बात समझ में? तो अब देखिएगा, सपोज दैट आप मुझे आंसर करते हो कि मैं आपसे पूछता बेटा आपका वेट कितना है, तो आप मुझे कहते हो 100, आप मुझे कहते हो 60। अब सोचोगे सर ओरिजिनल वाला कैसे लेते हैं, है ना? तो अब आप मुझे कहते हैं कि 60, तो बात ये समझ में आती है यहाँ पर कि हो सकता है वो 60 ग्राम हो, 60 ग्राम हो सकता है, वो 60 क्विंटल हो, मेरी मर्जी पे जो समझ लो, क्योंकि आपने तो सिर्फ 60 का है। लेकिन जब आप यूनिट के साथ मुझे आंसर करोगे, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट ये होता है यूनिट एंड मैग्नीट्यूड, और ये दोनों मिल करके परफेक्ट आंसर को जनरेट करते हैं। मतलब कि फिजिक्स में जब 4 में से एक आंसर को आप चूज करें तो वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट को भी देखना जरूरी है। तो यहां पर जो 60 केजी आप वेट बता रहे हैं, इसमें 60 जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, परिणाम नहीं है, मैग्नीट्यूड है। और केजी जो है यूनिट है, मात्रक है, किसका, द्रव्यमान का, मास का। कौन से सिस्टम में, तो एसआई सिस्टम में। माय डियर, फिजिक्स का रिलेटेड देखिएगा मेरा जो YouTube चैनल है द CGPSC कोच, इसमें सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसमें देखिएगा फिजिक्स के पहले 4-5 वीडियो मैंने डाले हैं जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट और मोशन चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। आप में से जो भी स्टूडेंट फिजिक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कितना भी आपको नॉलेज हो, मैं मानता हूं हो सकता है आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, आप सभी साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, पूरा देखने से पहले, वो जो दोनों वीडियोस है उसको एक बार आप जरूर देखें। उसमें मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट और मोशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी थ्योरी बताई हुई है, जो कि हर चैप्टर को पढ़ने से पहले फिजिक्स के संबंध में जानना जरूरी है। तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। आप YouTube में प्ले लिस्ट में चले जाइएगा द CGPSC कोच के, वहां पे आपको ये 4-5 वीडियोस मिलेंगे फिजिक्स के, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर Q1 Q2 को मैंने क्या कहा, तो मैंने बताया ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मतलब कि हमको यहां पर इसके यूनिट से लेना देना नहीं है। यूनिट क्या होगा, कूलम, है ना भाई, तो यूनिट से लेना देना नहीं है। वी आर नोबडी, ठीक है, हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं है कि यहां पे यूनिट का क्या करना है, यूनिट विल बी रिमेन सेम, ठीक है। तो देयर इज टू चार्जेस A and B and their magnitudes are Q1 and Q2 which are separated by distance r, which are separated by distance r. So Coulomb's law के according the force acting between them is directly proportional to the product of their magnitude. दोनों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होगा वो उसके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, और उनकी बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को जब मिक्स कर दें तो हम लिख सकते हैं किस प्रकार, तो देखिएगा मिक्स करने के बाद ये ऐसा हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो गया कूलम्स लॉ। और फिजिक्स में इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर मैं कांस्टेंट ले रहा हूं K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ SI सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, SI सिस्टम में वैक्यूम में, मतलब कि निर्वात में, वैक्यूम में निर्वात में ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। भैया ये यूनिट को भी जानना जरूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये जो हमने कांस्टेंट लिया के उसकी वैल्यू है एसआई सिस्टम में। यहां पर 4 और पाई क्या है, क्लियर है, जानना होगा एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विद्युत परावैद्युतांक है किसका, निर्वात का, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12, जस्ट अ मिनट, हाँ -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जस्ट इस यूनिट का ठीक अपोजिट होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। यहां पर इसको इवैल्यूएट करने से, कैलकुलेट करने से 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर की वैल्यू की आती है एसआई सिस्टम में, वैक्यूम में हमारे पास। आ रही बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिएगा यहां पे हमने कंडीशन लगाया, क्या यहां पे हम कंडीशन लगाते हैं क्या, कि यदि ऐसा हो कि Q1 इक्वल हो किसके, Q2 के, और इसकी जो वैल्यू हो वो कितना हो, 1 कूलम हो, और वैसे ही R इज इक्वल टू, अब देखिएगा हम फॉर्मूला जनरेट करते हैं, ये कितना हो, 1 मीटर हो, तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमको F इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये तो 1 स्क्वायर हो गया, क्या मिलेगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, ये मिला। यहां से देखिएगा हम डिफाइन करेंगे किसको, यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे। तो अब देखिए फिर से हम यहां पर आते हैं, कहां पर, इसको यदि हमने इक्वेशन 1 नॉमिनेट किया तो फिर से हम इक्वेशन 1 की तरफ मूव करते हैं, तो हमको यहां पे ये समझ में आएगा। देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में हमने फिर से एक कंडीशन लगाई, अगेन वी आर टेकिंग अ कंडीशन, व्हाट इफ, यदि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q हो और R इज इक्वल टू 1 मीटर हो, R इज इक्वल टू 1 मीटर हो, तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पर इस F की वैल्यूज के साथ यहां पर हम पुट कर दें, तो देन व्हाट विल हैपन, तो देखिएगा 9 into 10 to the power 9 इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9,
Q1 Q2 मतलब कि Q इंटू Q अपॉन R, R मीन्स 1 का स्क्वायर, तो ये सब कैंसल आउट होंगे, हमको मिलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये जनरेट करता है किसको? यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को। तो कूलम्ब का नियम क्या है ये तो हमने यहाँ पे देखा, ये जो दोनों हैं ये मिल करके कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करते हैं, जो कि सिर्फ पॉइंट चार्जेस बिंदु आवेश के लिए ट्रूथ है, उसके लिए वह सत्य है। ठीक है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हमने आपको दिया है ये आपका क्या है? पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, जहां पे आप k की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर पुट करके कैलकुलेट करोगे और फोर्स को इवैल्यूएट करोगे। तो अभी इसका एग्जांपल भी हम सॉल्व करने वाले हैं। अब यहां पर हम देखें यूनिट चार्ज, तो एकांक आवेश क्या है? तो एकांक आवेश वह आवेश है जो किसी अन्य बिंदु आवेश को ऐसा ही पद्धति में वायु या निर्वात में 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। प्लस माइनस मतलब कि अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षित या प्रतिकर्षित करे, है ना भाई? यहां पे हमको उसी चीज को फॉलो करना है। व्हाट इज यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज इज दैट चार्ज which attract or repel another point charge with the force of 9 × 10⁹ Newton in SI system in vacuum। ये जो है आपका यूनिट चार्ज को डिफाइन करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट चार्ज? एकांक आवेश से आप क्या समझते हैं, या विच वन स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू यूनिट चार्ज? एकांक आवेश के संबंध में इनमें से क्या सत्य है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना भाई? तो ये पॉसिबल है। दूसरा, चलिए इसको पूरा मिटा देते हैं और एक दो न्यूमेरिक क्वेश्चन की तरफ इसको लेकर के हम मूव करते हैं कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कोई बहुत ज्यादा हायर लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इजी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिएगा यहां पर जैसे अभी हम चार्जेस को लेकर के डिस्कस कर रहे थे, अभी हमने कूलम्ब्स लॉ देखा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस देखे, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखे, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं। तो लेट मी गिव यू 1 or 2 एग्जांपल क्वेश्चंस लाइक दैट व्हिच आर वेरी मच रिलेटेड टू द अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक ACF। परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं 2-3 क्वेश्चंस उदाहरण स्वरूप आपके सामने रख रहा हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर है, व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इट मींस। यदि कोई वस्तु ऋणावेश हो घर्षण के कारण, इसका क्या मतलब है? अब देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको, और ना समझ में आए तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, है ना भाई? तो व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन इट मींस, कोई वस्तु में यदि ऋणावेश है घर्षण के कारण तो उसका मतलब होगा ऑप्शन ए, द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी इज द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। ऑप्शन सी, द बॉडी हैज लॉस्ट सम electrons, and option D, the body has lost some neutrons, the body has lost some neutrons। तो अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कौन सा, ग्लास रॉड और आपका सिल्क क्लॉथ का जब एग्जांपल मैंने लिया, तो ग्लास रॉड से सिल्क में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहे हैं, एग्जांपल देखिए मैंने आपको बताया अभी, तो वहां पर ये नेगेटिव चार्ज हो जा रहा था और ग्लास रॉड जो है पॉजिटिव चार्ज हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई। तो इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा एक सही है? द बॉडी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द बॉडी हैज एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इसका राइट आंसर है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What when the distance between the charged particle is halved, है ना भाई? यहां पर हमने देखा F is equal to K Q1 Q2 upon R square, तो ये R जो है R by 2 हो जाएगा। When the distance between the charged particle is halved,
है ना भाई, आवेशित वस्तु की बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, उनके मध्य कार्य करने वाले बल का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा r को हम r/2 से रिप्लेस कर दें तो स्क्वायर लेने पे ये r²/4 होगा, एंड दैट 4 विल बी मल्टीप्लाई विथ f, तो 4f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r² विच इज इक्वल टू द f इनिशियल f1। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा f1, तो क्या हो जाएगा, ये जो नया फोर्स होगा दैट 4 टाइम्स, मतलब कि 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1/4 मतलब हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, हाफ आधा हो जाएगा, डबल दुगना हो जाएगा, 4 टाइम्स चौगुना हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 4 टाइम्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि 4 गुना हो जाएगा। कब, जब दूरी को आधा कर देंगे। ये भी इसी तरह का रीजनिंग क्वेश्चन हुआ जिसमें किसी तरह की कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर बॉडी, यदि कोई आवेशित वस्तु किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, तो द चार्ज ऑन द अदर बॉडी, दूसरी वस्तु में जो आवेश होगा, द चार्ज ऑन अनदर बॉडी, दूसरी वस्तु में जो आवेश होगा उसके संबंध में, तो ऑप्शन ए मस्ट बी निगेटिव, जरूर ऋणावेश होगा, मस्ट बी पॉजिटिव, जरूर धनावेश होगा, मस्ट बी जीरो, जरूर जीरो होगा, ऑप्शन डी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी में मस्ट नहीं यूज किया, मे यूज किया, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो होगा। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पर्पस से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो इसमें देखिएगा, पहले हम क्वेश्चन रीड कर दें आपके लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताना पड़ेगा ताकि सभी छात्र छात्राओं को समझ में आए। 10 charged particles are kept fixed on the x-axis at point x। तो क्या होता है जब अपन प्लेन फिगर प्लॉट करते हैं, तो ये x-axis है और ये y-axis है। तो x-axis पे 10 चार्जेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से x-axis पे 10 आवेश रखे हुए हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन 10 चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द x-axis। जहां पे x इज इक्वल टू डिस्टेंस बताया गया है, r की जगह x यूज हुआ, तो x की जगह 10 mm, ये फिर 20 mm, 30 mm मतलब कि मिलीमीटर, एंड शो ऑन, ये 100 mm मतलब कि 100 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x एक्सिस में रखे गए हैं, किस दूरी पर रखे गए हैं, इस दूरी पर रखे गए हैं। आ रही बात समझ में? यहां से हम काउंट करें तो इस दूरी पर रखे गए हैं। द फर्स्ट पार्टिकल हैज चार्ज 10 टू द पावर -8 कूलम। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है, जो पहला पार्टिकल है, इस पे आवेश कितना है, 10 की घात ऋण 8 कूलम। पहले पार्टिकल पे आवेश कितना है, पहले वस्तु पे आवेश कितना है, 10 की घात ऋण 8 कूलम, 10 टू द पावर -8 कूलम। दूसरे पे कितना है, तो ये हो जा रहा है 8 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान दीजिएगा, 8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। और नेक्स्ट में कह रहा है ये आपका 16 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो यहां पर देखिएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर तीसरा जो आया, सॉरी यहां पर 3 का क्यूब, तो 27, 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। तो लास्ट में जो 10th चार्जेस है, इसमें कितना है, तो 1000 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। ये देखिएगा, क्वेश्चन को पूरा समझिए। पहले 10 चार्जेस रखे हुए हैं, इस डिस्टेंसेस पे रखे गए हैं, और उन पर जो आवेश है वो कितना है, ये उस पर आवेश है। आरी बात में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है, तो इस ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा, फोर्स। इस फोर्स को हम इवेल्युएट करते हैं किससे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। इससे इवेल्युएट करते हैं, K की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं। तो इस फोर्स को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल की हमको गणना करनी है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फोर्स
वर्किंग ऑन 1 कूलम्ब चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, अगेन टू कैलकुलेट द फोर्स what we need to follow the this particular phenomena। तो इसमें देखिएगा आवेश का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो टोटल आवेश होता है, जो कुल आवेश होता है, वो मैथमेटिकल सम के, अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। मींस जो फोर्स है वो मैथमेटिकल सम के इक्वल होता है। तो द टोटल फोर्सेस की हम बात करें तो ये क्या होगा आपका, जो हम कैलकुलेट करेंगे F1 F2 F3 एंड सो ऑन, तो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सीधे सीधे वैल्यूज को पुट करूं फॉर्मूले के साथ, वैल्यूज को मैं पुट करूं फॉर्मूले के साथ, तो आप देखिएगा आपको क्या समझ में यहाँ पर आ रहा है कि Q1, ये Q1 क्या है, ये चार्जेस है। अब वहां पे फर्स्ट में चार्ज क्या है 10 टू द पावर -8 कूलम्ब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, तो देखिएगा 10 मिलीमीटर मींस 10 into 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ये आ गया, ये समझ में आ रहा है आपको। बिल्कुल ऐसे ही हम नेक्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं। तो इसके साथ प्लस करते हुए देखिएगा प्लस के Q1, अब यहां पर कितना है इंटू 8 into 10 टू द पावर -8 कूलम्ब। तो इस 8 को मैंने लिख लिया 2 टू द पावर 3 इज डिवाइडेड बाय ये कितना है आपका 20, मतलब कि 20 into 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। इस तरह से नेक्स्ट वन तो सभी का सम करके हम लिखेंगे पूरे 10 का, तो आप लास्ट में डायरेक्ट 10 में आ जाइए। अब देखिएगा क्या करते हैं k Q1 अपॉन, देखिए इसमें क्या चीज है जो कॉमन है, तो k Q1 अपॉन यहां पर देखिएगा क्या कॉमन है, तो 10 टू द पावर, ये देखिएगा 10 टू द पावर, तो ये यहां से क्या होगा 10 into 10 टू द पावर -3, तो एक कम हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका पावर हो गया 10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे भी बचेगा। मतलब कि ओवरऑल इक्वेशन से हम k Q1 अपॉन 10 टू द पावर -4 ले सकते हैं कॉमन। अब इस Q1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं पर्टिकुलर वैल्यू, किस वैल्यू से, चलिए बाद में रिप्लेस कर लेंगे। तो k Q1 अपॉन 10 टू द पावर -4 बाहर हो गया, तो अंदर क्या बच रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पे क्या बचा, अच्छा 10 टू द पावर -8 भी अपर पोर्शन में सभी जगह है, तो हम क्या करते हैं यहां से 10 टू द पावर -8 को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अब अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे 1 का क्यूब और नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच रहा है, तो नेक्स्ट में 3 का क्यूब अपॉन 3 का स्क्वायर। इस तरह से आपका 10 का क्यूब अपॉन 10 का स्क्वायर ये बच जाएगा, ये कॉमन लेने के बाद। अब यहां से देखिएगा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच रहा, यहाँ पे सिर्फ 2 बच रहा, यहाँ पे 3 बच रहा, यहाँ पे 4 बच रहा, अब टू लास्ट में सिर्फ 10 होगा। और इसको टोटल हम कैलकुलेट कर दें, ऐड कर दें, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 55 हो जाती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर पोर्शन की हम बात करें k Q1 into 10 to the power -8 की बात करें, तो यहां पर हमारे पास k की वैल्यू है कितनी, 9 into 10 to the power 9। Q1 कितना है 1 कूलम्ब into 10 to the power -8 into 10 to the power -8। अब यहां पर देखिएगा डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -4 और इनटू ये 55 हमारे पास आया। अब इसको फाइनल कैलकुलेट कर दें, यहां से ये वैल्यूज हट जाएंगी और ये जो माइनस प्लस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 4.95 into 10 टू द पावर, यहां से ये वैल्यू 10 टू द पावर 7 न्यूटन, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, -4 यहाँ पे ऊपर जा करके, तो ये प्लस, उसके बाद फिर ये जो इवैल्यूएशंस है उसकी वजह से ये 4.95, ये जो 2 पॉइंट्स हमने खसका लिया, तो ये एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 495 into 10 टू द पावर 5, लेकिन इसको हमने इस तरह से लिखा तो 4.95 into 10 टू द पावर 7 न्यूटन। ये लगने वाले बल की गणना है, दिस इज द टोटल फोर्स। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस के एग्जांपल जो हैं, जो नोट्स हमने प्रोवाइड किया, जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है उसमें दिया हुआ है। बेटा आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिक बेसिस पे नहीं जाना है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टच लीजिए।
ताकि हल्का फुल्का क्वेश्चन जो है, क्योंकि जैसा हमने प्रीवियस ईयर 16-17 के क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया तो फिजिक्स के 30-30 प्रश्न दोनों में आए हैं, तो 30 में से 26 क्वेश्चन था वो पूरा थ्योरी पे बेस्ड है और लगभग 4 ही प्रश्न ऐसे हैं जो हायर लेवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो मेरा ये मानना है कि यदि हायर लेवल न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं भी बना कोई बात नहीं, पर ये जो मैक्सिमम पार्ट 26 वाला है वो आपसे बनना चाहिए, ये आपको सिलेक्शन देगा। हरी बात समझ में? तो न्यूमेरिक में बहुत ज्यादा इवैल्यूएट करते नहीं बैठे रहिए, जो बेसिक 4-5 एग्जांपल्स हैं, जो मतलब कि क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कैसे बनाएं, एटलीस्ट प्रयास करें बनाने का, तो वो बनेगा। जैसे ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आए। अब यदि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बताना चाहूं तो फिर से समझिएगा पॉइंट चार्जेस के रिस्पेक्ट में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हो। तो होता क्या है, जैसे देखिएगा यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, ये तो मैंने इसके चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं इसको जानना हो तो बहुत सिंपल सा थ्योरी है, क्या किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और यह सदिश राशि है। रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में, एरिया सराउंडिंग अ पॉइंट चार्ज, area surrounding a point charge where another charge can feel force of attraction or repulsion, where another charge can feel force of attraction or repulsion, that field is known as electric field. It is denoted by capital E and it is a vector quantity. अब देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ हम मूव करें तो जिस बल की, यहां पर देखिएगा बल का अनुभव करे वो क्षेत्र है, जिस बल का, मैं क्या कर रहा हूं, जिस बल का या जितने बल का अनुभव करे, जिस बल का या जितने बल का अनुभव करे वो क्या है, इंटेंसिटी है ना भाई। तो in an electric field the amount of force felt by the another charge is known as intensity of electric field. विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के द्वारा अनुभव किए गए आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की जो मात्रा है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है ना भाई। वेक्टर क्वांटिटी है E is equal to F by Q, ये इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है और इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है। इसका जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट है। आ रही बात समझ में? तो अब देखिएगा, मैंने आज की क्लास में आपको क्या बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया, कूलम्स लॉ बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, है ना भाई। अब क्या होगा, मेरा जब अगला वीडियो होगा और उस पे मैं इन सारी चीजों पे, इसी के साथ साथ आपको पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा, पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताऊंगा। उसके बाद जितना भी कुछ मैंने बताया है उससे रिलेटेड 10 से 12 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उस तरह के जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा मेरी अगली क्लास में। तो जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किया उसको स्टडी करना शुरू कर दें, जितना अभी हमने बताया है उसको निश्चित तौर पे एक बार 2 बार देख लें। आई होप सो इसमें से कुछ भी नोट करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि जो कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया है वो क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी अननेसेसरी एक्टिविटी उसमें नहीं है, जबरदस्ती का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जस्ट वन रीडिंग इज सफिशिएंट। नोट्स का बाकायदा प्रिंट आउट निकालिए, उसके बाद पढ़िए।
आ रही बात समझ में? अपनी एनर्जी को हाई रखिए, हमको लगातार पढ़ना है। और दोस्त एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, रिगार्डिंग हाई नंबर ऑफ एडमिशंस मेरा शेड्यूल काफी बिजी है, तो फिजिक्स पूरा पोर्शन तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे वीडियोस रेगुलर ना करके 2-2 दिन में आएंगे, मतलब हर 2 दिन बाद मेरे एक वीडियोस आएंगे। तो फिजिक्स का मेरा जो अगला वीडियो है वो 2 दिन बाद अपलोड होगा। आ रही बात समझ में? विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ध्यान रखिए टॉप 10 में हर हाल में जगह बनानी है। अगले वीडियोस में सेम थ्योरी के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा।